हेलो दोस्तों, वैष्णवी होम्योपैथी हॉस्पिटल में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन का गैस बनने का समस्या, आज हम लोग देखेंगे लोअर पार्ट या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में गैस क्यों बनता है। तो और गैस बनता है तो क्या होता है, क्या कॉमन सिम्टम आएगा और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले बात है, गैस जो बनता है वो स्टोमक में जिस तरह से गैस बन रही थी कि खाना जो हम लोग खाते हैं उसके साथ एयर बबल्स हमारा जाता है। जब हम लोग तेज़ी से खाना खाते हैं या फूड बोलस अधिक मात्रा में लेके खाते हैं तो उसके वजह से हमारा स्टोमक में जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा था वो गैस हमारा फूड बोलस के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और वो फाइनली जो है फिर वो गैस फीकल मटेरियल के साथ बाहर निकलती है। लेकिन ये तो कॉमन पैथवे था, लेकिन गैस के वजह से जो परेशानियां होती है वो ये कॉमन पैथवे की वजह से नहीं होती। क्या होती है कि हमारा जो खाना जो हम लोग खाते हैं, फूड जो हम लोग लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं उसके वजह से अनडाइजेशन यानी प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से गैस का फॉर्मेशन होता है। दूसरी कारण था जो गट का बैक्टीरिया है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाएगी तो वो गट का बैक्टीरिया जब डिस्ट्रॉय करेगा, डेथ करेगा, तो वहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होगा। तीसरा कारण होता है हमारा गैस का फॉर्मेशन का, वो किसी भी तरह से हमारा इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का अवरुद्ध हो जाना या रुक जाना। तो जब अवरुद्ध होगा तो वहाँ पे हमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। तीसरी कारण होती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का जो बोवेल कैनाल जो होता है उसमें कहीं ना कहीं ट्यूमर हो जाना या फिर अब्सेस हो जाना या फिर उसका म्यूकस का में इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसके वजह से हमारा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है इंटेस्टाइन का। और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की वजह से वो जिस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा उसके ऊपर वाला एरिया में गैस का या गैसियस बोवेल्स दिखेगा। और ये गैसियस बोवेल्स जो होता है वो गैसियस बोवेल्स होने से क्या होगा, हमारा पहला जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा था तो ऑब्स्ट्रक्शन में हमारा बोवेल का जो मूवमेंट था वो कम हो गया, यानी कॉन्स्टिपेशन डेवलप करेगा। और उसके बाद जो है कॉन्स्टिपेशन डेवलप करने के बाद हमारा बोवेल कम्प्लीटली जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा, रुकावट हो जाएगी, जिसके वजह से हम जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिस भी पार्ट में, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में जिस जिस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन होगा उस एरिया के बाद जो है नीचे वाले पार्ट में यानी ब्लड सर्कुलेशन जब नहीं जाएगी तो वहाँ पे गैंग्रीन डेवलप करेगा। और गैंग्रीन डेवलप करने के बाद उस एरिया का नेक्रोसिस डेवलप करेगा, नेक्रोसिस कर करके वहाँ का सड़न होगी और वो हमारा इंटेस्टाइन का जो गट था वो पूरी तरह से सड़ जाएगा। जिसका सिम्टम में क्या मिलेगा, सिम्टम जो है हमारा सीवियर पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग टेंडेंसी, डिस्टेंडर ऑफ एब्डोमेन, डिसकम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जब बोवेल में गैस जब भर जाएगी तो हमारा डायफ्राम जो है, डायफ्राम नीचे से ऊपर की ओर पुश करेगा। जब पुश करेगा तो हमारा रेस्पिरेशन जो प्रॉपरली हमारा डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन होता है वो डिमिनिश हो जाएगा। डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन डिमिनिश होने की वजह से हमको पूरा सांस लेने में डिफिकल्टी होना शुरू हो जाएगी।
तो ये जो थी कॉमन सिम्टम थी। और बात रहा ट्रीटमेंट की, तो अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है या फिर बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो इसे हम लोग एग्जामिनेशन करके, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे करा कर कंफर्म करते हैं। और अगर फाइनली ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है इंटेस्टाइन का, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो हमें उसे सर्जरी करके हटाना होता है। अगर नहीं तो कॉमनली ये जो कॉमन वे में हमारा गैस बनती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रुक जाती है और या डिमिनिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होने की वजह से हमारे प्रॉपर वे में स्टूल जो होता है वो नहीं हो पाएगी, और स्टूल नहीं हो पाएगी। और स्टूल जब नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन डेवलप करेगी, तो उस समय हमारा इंटेस्टाइन में डिहाइड्रेशन यानी फ्लूइड की कमी हो जाएगी, ये भी हो सकता है। और बहुत सारी हमारा जो सब्सटेंसेस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होता है हमारा, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ की ऑलरेडी इंटेस्टाइन में कमी होने की वजह से ये चीज़ होती है। तो जनरली जो आजकल के दौर में जो मिलती है गैस वाली समस्या, वो ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होती है। ऑब्स्ट्रक्शन रेयर केस में ही होती है। यानी 100 को केस आपके पास गैस का लेकर के आते हैं मरीज, या 100 को जो व्यक्ति का गैस व समस्या है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें 1-2 व्यक्ति को ही बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना। ज़्यादातर मरीज को कॉन्स्टिपेशन होती है। बोवेल स्टूल पूरी तरह से फ्रेश नहीं हो पाती है। दिन भर में यानी मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक में 3 से 4-5 बार स्टूल जानी पड़ती है। और डिसकम्फर्ट ऑफ द एब्डोमेन लगता है, रेस्टलेसनेस होता है, जिसकी वजह से पेन एब्डोमेन होते रहेगा। क्रैम्पिंग ऑफ द एब्डोमेन, पेट में ममोड़ा और ऐंठन जैसी दर्द होती है। नौजिया टेंडेंसी होगी। और खाना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, भूख लगेगा ही नहीं, लगेगा एनी टाइम लगेगा कि हमको पेट जो है भरा भरा है, खाना खाने का इच्छा ही नहीं करेगा। तो ये सब जो है कॉमनली सिम्टम मिलती है जब हमारा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का बोवेल में गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मेन जो रीजन होता है, ये कंडीशन जब डेवलप करेगी, तो कॉमनली जो बीमारी होती है वो क्रॉन्स डिजीज या इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, IBS जिसको बोलते हैं, ये कॉमनली पाई जाती है ना। इसका जो है इलाज की बात, ट्रीटमेंट की बात बोला जाए, तो अदरपैथी में पहला चीज़ है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसे एंटी डायरियल मेडिसिन दे करके, परगेटिव मेडिसिन दे करके स्टूल कराया जाएगा और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो गैस के लिए एंटासिड, वही एंटासिड का यूज करेंगे। और स्टूल अगर दिन भर में 3-4 बार हो रही है, तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन डेवलप करने के लिए वही हम लोग एंटी डायरियल ड्रग का यूज करते हैं। अब बात रही कि ये जो बात हो रही है, इसमें मोस्ट जो कॉमन कॉज होता है, ये सब कॉज होने के बाद भी और ये सब परेशानी करने के बाद भी खाना जो हम लोग खाते हैं, मैनेजमेंट में खाना अगर जो हम लोग खाते हैं, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ, ये मेडिसिन के साथ साथ हम लोग को मैनेजमेंट ज़रूरी है। खाना जो हम लोग खाते हैं वो कोशिश करें कि स्मॉल अमाउंट, यानी जो हम लोग एक बार में जो सब्लोइंग जो करते हैं, बोवेल जो हम लोग फूड जो लेते हैं मुंह में, वो थोड़ा थोड़ा करके लें, कम क्वांटिटी में लें, और अच्छे से मेस्टिकेट करके यानी चबा करके, पूरी तरीके से चबा करके, और हम उसको जो फूड किए हैं उसको सब्लोइंग करें, है ना। और जिसकी वजह से क्या होगा कि कम मात्रा जब हम खाना खाएंगे, थोड़ी थोड़ी खाएंगे और चिबा करके खाएंगे, तो हमको गैस जो बोवेल जो हमारे साथ जो एयर जा रही थी खाना के साथ, वो एयर कम जाएगी और डाइजेशन प्रॉपर वे में अच्छे से होंगे, है ना। दूसरी चीज़ जो है, नॉन हाइजीनिक फूड जो हम लोग खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, तो वो सब चीज़ नहीं खाएं। जो फास्ट फूड खाने से भी हमको बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हमारा इंटेस्टाइन में होगा, और वो बैक्टीरिया का जब डिस्ट्रॉय करेगा इंटेस्टाइन में, तो वो गैस का फॉर्मेशन कराएगा। तो इससे बच सकते हैं। और बात रही, सबसे इम्पोर्टेंट जो काज था वो हमने नहीं बताया। सबसे इम्पोर्टेंट काज है ये जो है
आम आदमी को होते रहती है गैस की समस्या। और कभी कभी जो है मरीज आकर के भी बोलते हैं सर हमने तो कोई स्पाइसी खाना नहीं खाता है, कोई जो है नॉनवेज नहीं खाता हूँ, प्योरली वेजिटेरियन है, प्योर वेज खाता हूँ, है ना, सलाद का आइटम ज़्यादा यूज करता हूँ, खाना हम बहुत स्लोली खाते हूँ, पानी भी अच्छे पीते हूँ, लैट्रिन भी सही से होता है, फिर भी सर इतना गैस बनता है, इतना गैस बनता है कि रात में हम सो नहीं पाते हैं, रात भर पूरा बेचैन रहते हैं, है ना। न नीचे से हवा छूटती है न ऊपर से हवा छूटती है, लेकिन फिर भी इसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है, फिर भी नीचे से और ऊपर से यानी रेक्टम के माध्यम से या फिर हमारा जो डकार आता है उसके माध्यम से गैस नहीं निकलती है और एब्डोमेन डिस्टेंडेंट रहता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा मेंटली स्ट्रेस में जाना, एंजाइटी में रहना। किसी कारण से अगर आप स्ट्रेस में रह रहे हैं या फिर किसी की वजह से एंजाइटी डेवलप हो रही है, तब भी हमारा बोवेल कॉन्स्टिपेटेड होगा और बोवेल में गैसियस यानी गैस का फॉर्मेशन होगी। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल के डेट में आदमी जो है लाइफ स्टाइल चेंजिंग होने की वजह से इतना ना व्यस्त रहता है, इतना स्ट्रेस में रहता है, इतने एंजाइटी में रहते हैं, जिसके वजह से 90% जो है मरीज को आजकल पेट में गैस की समस्या का समस्या लेकर के घूम रहे हैं। और वो मेडिसिन एंटासिड, H2O ब्लॉकर, जितना भी गैस की दवाई आती है, घरेलू नुस्खा गैस के लिए गर्म पानी पीना, अजवाइन खाना, ये सब चीज़ करने के बाद भी वो थक चुके हैं और वो उनका गैस का समस्या ठीक नहीं होती है। यहाँ तक कि गैस की समस्या वो गैस कभी कभी जो मरीज आते हैं वो बोलते हैं सर हमारा शरीर में इतना गैस बनता है कि आप हमारा शरीर के ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भी हमारा एक्सट्रीमिटीज होती है, जो भी हमारा मसल्स होती है बॉडी में, वो मसल का कोई भी पार्ट टच करेंगे, टच यानी समझ रहे हैं, टच में सेंसिटिव, खाली इतना सेंसिटिव है कि उसको टच आप करेंगे यानी स्पर्श करेंगे उसका मसल्स में या फिर प्रेस करेंगे मसल्स में, किसी भी पार्ट का, बॉडी का पार्ट में मसल्स का ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी करेंगे तो वो डेगार आना शुरू हो जाएगा। पूरा इतना डेगार आएगा लगा के जो है सोडा वाटर जिससे हो ना ब्लास्ट करना, बम ब्लास्ट करना, उस तरह से आवाज़ निकलता है मुंह से। तो ये गैस की समस्या मेडिसिन खाने के बाद भी नहीं ठीक होती है। ये समस्या कब ठीक होगी? जब उसको एंजाइटी और स्ट्रेस का समाधान मिलेगी। तो एंजाइटी और स्ट्रेस का समाधान केवल और केवल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मिलती है। और वो कैसे मिलती है? क्योंकि हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन ऑलरेडी जो है नर्वस सिस्टम पे काम करती है। तो नर्वस सिस्टम पे काम करेगी तभी जब हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो किसी भी बीमारी के लेकर के अगर आप आते हैं, यानी गैस के, खास करके गैस की परेशानी के लेकर के आते हैं, तो केस टेकिंग करने के बाद जब मेडिसिन खाया जाएगा तो गैस के साथ साथ वो एंजाइटी और डिप्रेशन की जो समस्या थी, स्ट्रेस में जो थे, वो उससे आप निकलेंगे और फाइनली जो है आपका गैस का फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो सकता है। खाना जो नॉर्मल खाते हैं वो खाना खाने के बाद भी अगर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, दवा खाने के बाद भी गैस अगर नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको होम्योपैथी ही लेना पड़ेगा। होम्योपैथी की दवा जो हम हालांकि अगले वाला वीडियो में भी बताए थे होम्योपैथी की दवा, लेकिन अगर इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पहला चीज़ की डायरिया होती है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर डायरिया हो रही है तो हम लोग दवाई लेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम, पोडोफाइलम, हैं ब्राउनिया। कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो ब्राउनिया, चिलिडोनियम, ब्रेट्रम एल्बम, चाइना, लाइकोपोडियम इत्यादि बहुत सारी दवाइयाँ आती है। लेकिन कब लेना है, कौन मरीज को लेना है, ये इम्पोर्टेंट रखती है। जब भी आपको लेना है तो केवल होम्योपैथिक चिकित्सक से ही संपर्क करके वो दवाई का प्रिस्क्राइब करें या दवाई का यूज करें। अपने से दवा लेकर के प्रयोग ना करें, क्योंकि आपने बहुत सारी गैस की दवा, बहुत सारी एंटासिड ले करके आप बहुत सारी होममेड उपचार करके आप बैठे हैं, उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है। अगर पूर्णतः ठीक होनी है तो आपको होम्योपैथिक चिकित्सा अच्छे चिकित्सक से कराना होगा, तभी ये चीज़ ठीक होने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नए वीडियो के लेकर के।